एक टीनेजर लड़की कुछ अजीब सा मैजिक सिरप पीती है। उसके तुरंत बाद वो सीधा घर के सीलिंग से नीचे गिरती है, वो भी एक लड़के के ऊपर जो चुपचाप एक जगह बैठकर अपना काम कर रहा था। इससे पहले कि वो लड़का रिएक्ट कर पाता, वो लड़की उस लड़के से पूछने लगती है कि इस समय कौन सा साल और कौन सा महीना चल रहा है। इसके तुरंत बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को उस लड़के के घर में पाती है। वो जल्दी से वहाँ के कैलेंडर को देखती है और पाती है कि वो गलती से टाइम ट्रैवल करके ईयर 1974 में पहुंच गई है। इस लड़के का नाम अकारी था। अब अकारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे 1974 के नहीं बल्कि 1972 के टाइमलाइन में जाना था और वो गलती से 2 साल आगे समय में पहुंच गई थी। अब वो उस लड़के को बताने लगती है कि वो दरअसल 2010 के टाइमलाइन को बिलोंग करती है और उसकी माँ एक फिजिसिस्ट है, मगर रिसेंटली उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ और शायद वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसकी माँ की ख्वाहिश ये थी कि वो मरने से पहले अपने पति को एक आखिरी बार देखना चाहती है क्योंकि अकारी के मॉम डैड ईयर 1972 में बिछड़ गए थे। इसके बाद वो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, इसलिए उसने अपने माँ का बनाया हुआ टाइम ट्रैवल सिरप पी लिया ताकि वो ईयर 1972 में आकर अपने पिता को ढूंढ सके और उसे ये सारी बात बता सके। पर किसी कारण से वो 1972 में पहुंचने के बजाय 1974 में पहुंच गई। मगर उस लड़के रियोटा को अकारी के बातों पर यकीन नहीं होता। उसे यकीन दिलाने के लिए वो अपना फोन निकालती है और उस मोबाइल के फीचर्स वगैरह बताने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियोटा दरअसल साईफाई मूवीज का बहुत बड़ा फैन है। उसने आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी जिससे फोटोज वगैरह खींची जा सकती थी। उसे अब यकीन हो जाता है कि अकारी सच में एक टाइम ट्रैवलर है जो साल 2010 से यहाँ पर आई है। आगे अकारी अपने माता पिता की फोटो लेकर उस स्कूल में जाती है जहाँ उसके माता पिता पढ़ा करते थे ताकि वो उन्हें बिछड़ने से रोक सके। वहाँ पर पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता इस स्कूल में नहीं पढ़ते। वहाँ के स्टूडेंट्स तो अकारी के माता पिता को भी पहचान नहीं पाते। अकारी को समझ में नहीं आता कि वो अपने माता पिता को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। थोड़ी देर बाद रियोटा और अकारी उस स्कूल के ऑफिस में चोरी छुपे घुसते हैं और वहाँ पर सुराग ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें अकारी के माँ का प्रेजेंट वाला एड्रेस मिल जाता है, मगर उन्हें अकारी के पिता के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अकारी की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी और उसे अब रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। अकारी रियोटा से कहती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुक सकती है। जैसे ही उसका मिशन पूरा होता है वो वापस अपने टाइमलाइन में चली जाएगी। ये सुन रियोटा हाँ बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है। अकारी कहती है कि वो अपने पिता को ढूंढकर उसे बताना चाहती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा सीरियस है और वो उसे एक आखिरी बार देखना चाहती है। रियोटा इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि वो गरीब था। उसे लग रहा था कि अकारी उसके गरीब घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मगर वो दिल ही दिल में अकारी की मदद करना चाहता था। काफी सोचने के बाद वो इस बात के लिए मान जाता है। ये दोनों आगे रियोटा के घर में होते हैं। रियोटा अकारी से पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में एक फेमस डायरेक्टर बनेगा, क्योंकि उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना रहा है और वो है एक साईफाई मूवी बनाना। लेकिन अकारी बताती है कि उसे पता नहीं, वो मूवीज नहीं देखती। रात के समय ये दोनों रियोटा के ही घर पर सो जाते हैं। रियोटा को डर था कि कहीं ठंड की वजह से अकारी की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए वो उसे अपना हीटर दे देता है और खुद एक पतला ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन ये दोनों अकारी के माँ के घर पर पहुँचते हैं ताकि वो उससे ये पूछ सके कि अकारी के पिता ने उसके माँ को क्यों छोड़ दिया। वो दोनों उस घर की डोरबेल तो बजाते हैं, मगर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उनके पास से अकारी के अंकल गुजरते हैं। ये देख अकारी उन्हें आवाज देती है और कहती है कि वो कजुको की जूनियर है और वो आज ही अपने होम टाउन पहुंची है। वो बस कजुको से मिलना चाहती है क्योंकि उससे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। उसका अंकल बताता है कि कजुको अब यहाँ पर नहीं रहती। 2 साल पहले उसे एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। बात करने पर उसका अंकल उसे ये भी कहता है कि अगर उसे फ्यूचर में उसकी मदद पड़े तो वो उसे बेहिचक कांटेक्ट कर सकती है। अब अकारी को उसके माँ का एड्रेस पता चल चुका था और इससे वो काफी खुश भी थी। अकारी आगे रियोटा को अपने अंकल के बारे में बता रही होती है कि कैसे उसके माँ बाप के डिवोर्स के बाद उसके अंकल ने ही उसका ख्याल रखा। वो बहुत छोटी थी और उसे अपने बाप का चेहरा तक याद नहीं। जिस दिन उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो वो काफी दुखी थी, मगर उसके अंकल ने उसे बहुत हौसला दिया, ये कहते हुए कि उनके फैमिली मेंबर्स की किस्मत बहुत अच्छी है, उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता।
यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में उसके अंकल एक बस लेकर अपने होम टाउन जाने का डिसाइड किया था, मगर जल्दबाजी में उसके अंकल बस टिकट साथ लाना भूल गए थे। फिर उसी बस का आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ और वो एक खाई में गिर गई। इस हादसे में टोटल 38 पैसेंजर्स मारे गए। उसके अंकल ने वो बस मिस की थी, इसलिए वो आज उसके टाइमलाइन में जिंदा है। उसके अंकल ने उसे ये भी बताया था कि उसके माँ को भी कुछ नहीं होगा और वो वापस ठीक हो जाएगी। इसके बाद अकारी ने अपना दिल घट किया और टाइम ट्रैवल करने का सोचा ताकि वो अपने मॉम डैड को मिला सके। रियोटा की अच्छाई को देख अकारी उसे अपनी मूवी शूट करने में मदद करती है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है। इस मूवी को शूट करने के लिए वो बहुत ज्यादा अलग अलग शॉट्स लेते हैं। अब रियोटा उस मूवी की एडिटिंग चालू कर देता है, मगर इन सब चीजों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। अकारी को भी एहसास हो जाता है कि रियोटा भले ही गरीब हो मगर वो दिल का बहुत अच्छा है और उसने उसकी बहुत मदद की है। आगे ये दोनों साथ मिलकर बाथ हाउस जाते हैं क्योंकि विंटर का सीजन था। रियोटा ठंड में बाहरी डोर के पास कांपते हुए खड़ा रहता है क्योंकि अकारी को नहाने में टाइम लग रहा था। ठंड से कांपने के बावजूद उसने अकारी से कुछ नहीं कहा, न ही उसने कोई शिकायत की। वो हमेशा अकारी की मदद के लिए रेडी रहता। काफी ढूंढने के बाद अकारी को अपनी माँ मिल जाती है जो उस समय काफी यंग थी। वो अपनी माँ से बात करती है और उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें अकारी की माँ काजुको और उसके पिता कजुओ साथ में थे। अकारी की माँ कहती है कि वो कजुओ को नहीं पहचानती। उसे ये तक याद नहीं कि उसने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी। ये सुन अकारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अकारी को अच्छे से याद था कि उसके माता पिता की मुलाकात ईयर 1972 में हुई थी और इस समय ईयर 1974 चल रहा था। तो फिर काजुको ने काजुओ को पहचानने से क्यों मना किया। वो अपनी माँ को फिर से वो फोटो एक और बार देखने को बोलती है, शायद उसे कुछ याद आ जाए। काजुको जब याद करने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देख अकारी उस बात को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। वहां से जाते समय रियोटा कहता है कि शायद इस टाइमलाइन में कजुओ नाम का कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए उसके माँ ने उसके बाप कजुओ को पहचानने से मना कर दिया। बदले में अकारी कहती है कि उसके माँ ने ही ये टाइम ट्रैवल सिर्फ बनाया था ताकि वो पास्ट में जाकर अपने पति से एक बार मिल सके। अब इन दोनों को पता नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसलिए रियोटा अकारी को लेकर अपने फ्रेंड के घर पर जाता है ताकि वो अपने मूवी स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर सके। उसका दोस्त दरअसल एक फोटोग्राफर था और वो हुलिये से थोड़ा गंदा लग रहा था। अकारी रियोटा के दोस्त को अवॉइड करने लगती है और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। दूसरे कमरे में उसे अपने माँ की एक फोटो नजर आती है जो रियोटा के दोस्त ने खींची थी। अगले दिन रियोटा अपने माँ से मिलती है और उसे वो फोटो दिखाती है। वो कहती है कि क्या कजुको इस आदमी को पहचानती है जिसने उसकी फोटो खींची। जवाब में उसकी माँ कजुको कहती है कि उस समय वो मॉडलिंग किया करती थी और ये फोटोग्राफर उसके फोटोज खींचा करता था। इस फोटोग्राफर का नाम हसेगावा है। यह नाम सुनते ही अकारी के दिमाग में एक बात क्लिक होती है, उसके पिता का नाम भी हसेगावा था, मतलब वो फोटोग्राफर ही अकारी का बाप है। अकारी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थी क्योंकि उसे गंदे और बदबूदार लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे साफ सुथरे आदमी पसंद थे। अगर उसने अपने माँ को इस फोटोग्राफर से मिलने से रोका तो वो फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं होगी। इस बात को सोचकर वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो उसे बाहर रियोटा दिखाई देता है जो एक अम्ब्रेला लेकर अकारी का बाहर वेट कर रहा था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ये देख अकारी के दिल में कुछ हलचल होने लगती है क्योंकि उसके अंकल के अलावा सिर्फ रियोटा ही अकेला लड़का था जो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आता था। जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं वो धीरे धीरे रियोटा की तरफ खींची चली आती है, मगर वो अपनी दिल की बात रियोटा को बताने से हिचकिचा रही थी क्योंकि वो इस टाइमलाइन की नहीं थी और उसे अपना मिशन पूरा होने के बाद अपने टाइमलाइन में वापस जाना था। अब रियोटा अकारी की मदद करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स बाहर निकालता है और अकारी को लेकर एक न्यूज़पेपर के कंपनी में जाता है। वो वहाँ के मैनेजर से कहता है कि उन्हें उनके न्यूज़पेपर में एक मिसिंग आदमी की खबर छापनी है, क्या वो लोग उनकी मदद कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि रियोटा दिल ही दिल में अकारी को पसंद करने लगा है। अकारी को ये देख बुरा लगता है कि रियोटा उसके लिए इतना कुछ कर रहा है पर बदले में वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। उसे बस इतना पता था कि रियोटा को साइंस फिक्शन मूवीज पसंद थे। एहसान चुकाने के लिए वो रियोटा को अपनी मूवी शूट करने में मदद करती है और इस दौरान वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में भी अकारी के डैड की मिसिंग खबर छप चुकी थी। अकारी अपने डैड को ढूंढने के लिए
अपना पूरा जोर लगा रही थी। अगर वो अपने डैड को ढूंढ नहीं पाई तो उसे निराश होकर वापस अपने टाइमलाइन में जाना होगा। ये बात सुनकर रियोटा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। अकारी ने रियोटा के दिल की बात पढ़ ली थी और वो जानती थी कि उनका मिलन होना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो उसे बधाई देती है कि आज नहीं तो कल वो एक बड़ा मूवी डायरेक्टर बनेगा और उसे एक सुंदर बीवी मिल जाएगी। बाद में रियोटा धीरे धीरे उसे भूल जाएगा। ये बातें सुन रियोटा की सांसें भारी होने लगती है। वो सीधा अपने घर के बाहर निकलता है और दौड़ने लगता है। वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसके पास से कुछ समय के लिए उसका कैमरा ले लेता है। अगले दिन रियोटा अकारी को लेकर एक चेरी ब्लॉसम वाले गार्डन में जाता है ताकि वो अकारी का एक वीडियो शूट कर सके और इस सीन को अपने मूवी में ऐड कर सके। विंटर का समय था और वहाँ के पेड़ों पर कोई फूल नहीं थे। फिर भी रियोटा अकारी का वीडियो निकालता है जिसमें अकारी कैमरा से दूर जा रही थी। वीडियो निकालने के बाद रियोटा कहने लगता है कि अगर उसके बस में होता तो वो अकारी के साथ 2010 में इन चेरी ब्लॉसम्स को देखता, मगर जब तक वो 60 साल का हो जाएगा और अकारी तभी यंग होगी। ये सुन अकारी कहती है कि वो अपने टाइमलाइन में जाने के बाद वो जरूर यहाँ पर आकर उसे याद करेगी। घर पहुँचने के बाद रियोटा को उसके होम टाउन से कॉल आता है, ये कहकर कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उसके पिता उसे एक बार देखना चाहते हैं। ये सुन रियोटा थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ अकारी थी और दूसरी तरफ उसके डैड। रियोटा अकारी से कहता है कि उसके पिता को स्ट्रोक आया था और वो पैरालाइज्ड है और उसे अपने पिता का ख्याल रखने के लिए अपने होम टाउन जाना होगा। हो सकता है कि वो वापस ना आ पाए और यही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वो अब उसके पिता को ढूंढने में उसकी मदद नहीं कर सकता। उस रात रियोटा रात भर जागकर अपने मूवी की एडिटिंग कर लेता है, ठीक मेरी तरह, ताकि वो ये मूवी रियोटा को गिफ्ट के तौर पर दे सके। जब अकारी वापस अपने टाइमलाइन में जाएगी तो वो इस मूवी को देखकर उसे याद कर सकती है। अब अकारी के पास भी वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर अकेली थी और उसे अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। वो अब टाइम ट्रेवल सिरप पीकर वापस जाने का सोच ही रही थी कि तभी वहाँ का एक गिलास नीचे गिरने लगता है और एकदम से वो गिलास हवा में ठहर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसे देखते ही अकारी उसे पहचान लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही बाप था। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसकी उम्र शायद 55 साल की होगी। अकारी जब अपने पिता से बात करती है तो वो रिवील करता है कि वो ईयर 2698 से यहाँ पर आया है। हमें ये भी पता चलता है कि काजुओ भी एक साइंटिस्ट है। 38 ईयर्स पहले वो टाइम ट्रेवल करके 1972 में आया था, वो भी हिस्ट्री के रिसर्च के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात अकारी के माँ से हुई। बाद में उन दोनों ने शादी की और वो दोनों 2 साल एक दूसरे के साथ थे। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके इस हरकत की वजह से पास्ट की टाइमलाइन बदल रही है, जिसका असर फ्यूचर की टाइमलाइन पर भी होगा। इसलिए उसे मजबूरन यहाँ के कुछ लोगों की और उसके माँ की याददाश्त मिटानी पड़ी। कई साल बीत गए, फिर अचानक उसके माँ ने काजुओ की एक फोटो देखी, जिससे उसकी मेमोरी वापस आ गई। वो इन विजन्स को प्रोसेस कर ही रही थी कि एक कार ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर आने के बाद उसने अकारी का न्यूज़पेपर वाला एड देखा, जिसमें काजुओ के मिसिंग के बारे में लिखा हुआ था। उसे डर था कि कहीं इसके वजह से फ्यूचर टाइमलाइंस ना चेंज हो जाए। वो आज भी अकारी के माँ से प्यार करता है और वो उसके आखिरी समय पर उससे जरूर मिलेगा, मगर मिलने के बाद वो उसकी मेमोरी भी इरेज कर देगा। जैसा कि अकारी ने सारी बात अपने फादर को बता दी थी, काजुओ अब अकारी की मेमोरी इरेज करने लगता है। आगे रियोटा अपना सामान पैक कर रहा होता है कि वहाँ पर अकारी आ जाती है। रियोटा उसे गिफ्ट के तौर पर अपने मूवी की वीडियो टेप देता है और कहता है कि आज रात के बस से वो अपने गांव वापस जा रहा है। अब रियोटा अकारी को भुलाना नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो सीधा दौड़ते हुए रियोटा के पास जाती है और उसे पीछे से हक करती है। उसे बस इस बात का दुख था कि उन दोनों की मुलाकात दरअसल गलत समय में हुई। रियोटा अकारी के माथे पर हल्का हाथ रखता है और वहाँ से चले जाता है। रास्ते से जाते समय अकारी अपने अंकल को भी देखती है, जो अकारी को बताने लगता है कि उसे आज रात की बस से अपने गांव जाना होगा, मगर वो अपनी टिकट भूल गया। तभी अकारी को याद आता है जब उसके अंकल ने उसे इसके बारे में 2010 में बताया था। ये वही बस थी जिसके खाई में गिरने से 38 पैसेंजर्स की मौत हुई थी और इसी बस की टिकट रियोटा ने भी ले रखी थी। उसे तभी क्लिक होता है कि अगर उसने रियोटा को नहीं रोका तो वो एक्सीडेंट में मारा जाएगा। वो ज्यादा ना सोचते हुए सीधा रियोटा की तरफ भागती है उसे रोकने के लिए, मगर तभी काजुओ वहाँ पर आ जाता है और अकारी को रोक लेता है। वो बताता है
कि उसे पास्ट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वरना फ्यूचर की टाइमलाइन पूरी तरह चेंज हो जाएगी। अकारी अपनी जेब से टाइम ट्रैवल सिरप निकालती है और उसे फोड़ देती है ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह सके। वो आगे बस के पीछे भागती है और बस को रोकने की कोशिश करती है ताकि रियोटा की जान बच जाए, मगर बस ड्राइवर वो बस नहीं रोकता। कजुओ वहाँ पर आता है और अकारी को समझाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। वो आगे अकारी की याददाश्त मिटा देता है। इसकी वजह से उसके दिमाग से रियोटा की सारी यादें गायब होने लगती है। वो अब वापस साल 2010 में पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ अब भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब डेट थी 3 मार्च की। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। 36 साल पहले हुए उस बस एक्सीडेंट की वजह से 38 पैसेंजर्स की मौत हुई, मगर इस न्यूज को देखने के बावजूद उसे रियोटा की मेमोरीज याद नहीं आती। कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल में कजुओ आता है, अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से टाइम ट्रैवल करके, और अपनी वाइफ से मिलता है। वो उसकी भी मेमोरी मिटा देता है। अकारी अपनी माँ को होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे उसके जेब में रियोटा की दी हुई वीडियो टेप मिलती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो टेप को देखती है तो वो एक साइंस फिक्शन मूवी थी। उस मूवी के फाइनल सीन में अकारी खुद को तो देखती है, मगर पहचान नहीं पाती कि जो औरत उस मूवी में है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उस वीडियो टेप में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ चेरी ब्लॉसम्स के बगीचे में फूलों को देखना चाहता हूँ। उस मूवी के एंड में हम रियोटा का नाम देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और नए व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पहला नाम है किरण 123, सेकंड है अमित मीना 963, थर्ड है एनिमी हिंदी, और फोर्थ है अनया झा, फिफ्थ है इम्पोस्टर 1128, और सिक्स्थ है शरद दोवरी 85, सेवंथ है अयान डेविल 456 का, और 8th है अली रजा का, 9th है मिस्टर फनी 163, और हमारा लास्ट 10th कमेंट है यूजर इट्स नॉट सेम का। तो इन्हीं नामों के साथ दोस्तों ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।